अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहला एमसीक्यू हमारा, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स ऐड हो रही हों और दो वेक्टर्स सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो उनके दरमियान वो दोनों का आंसर इक्वल कब होगा? जब उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा। वो कैसे होगा कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वेक्टर ए है, तो और ये वेक्टर बी, और आप जानते हैं कि हम हेड टेल को हेड से मिलाते हैं, और ये हमारा क्या होगा? ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ये हमारा आर है, ए प्लस हमारा बी है। तो ये हमारा आंसर आ गया ए प्लस बी का। अब दूसरा है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। तो आप जानते हैं जब हम सब्ट्रैक्शन हमने करनी होती है तो हम क्या करते हैं, जो सेकंड वेक्टर होता है उसका नेगेटिव वेक्टर लेते हैं। तो ये जो वेक्टर बी है इसका हमने नेगेटिव वेक्टर लिया, तो फिर हमारे पास आंसर आ जाता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब उनका आंसर किस पे एंगल पे इक्वल होता है, 90 डिग्री पे इक्वल होता है। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, द रिजल्टेंट ऑफ 8 न्यूटन एंड 10 न्यूटन कैन नेवर बी। तो 8 और 10 न्यूटन का वो कहता है रिजल्टेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जब भी वो रिजल्टेंट पूछा जाए कि नहीं हो सकता, तो इसके लिए हमने क्या करते हैं, इसके लिए हम वेक्टर्स की रेंज मालूम करते हैं। तो 8 को 10 से सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आया? 2। और 8 को 10 पे ऐड किया तो आंसर हमारे पास क्या आया? हमारे पास 18 आया। तो वेक्टर्स की जो हमारे पास रेंज आती है वो 2 से लेकर 18 तक आती है। तो जो भी हमारे पास आंसर आएंगे वो 2 से लेकर 18 तक ही, इन ये अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 से लेकर 18 तक ही उनके आंसर होंगे। ना 2 से कम हो सकता है, ना 18 से ज्यादा हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि वेक्टर्स की दुनिया में अगर हम बोलते हैं ना 8 प्लस 10, तो अगर सिंपल हमारे पास अलजबरा हो तो हम हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर 18 आता है सिंपल अलजबरा में। लेकिन जब हम वेक्टर्स की दुनिया में आते हैं तब हमारा आंसर 8 प्लस 10 का आंसर हमारे पास 2 भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 8 प्लस 10 है, तो इसका आंसर पहले केस में हमारे पास आया 2। तो यानी कि वेक्टर्स की दुनिया पे जो हमारे पास एडिशन होती है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, इसलिए इनको नाम ही दिया गया वेक्टर्स का। तो आप ये सिंपल सा ये ट्रिक याद रख ले कि जो रिजल्टेंट होता है जो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एंगल। जो भी हमारे पास रिजल्टेंट आता है वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कि दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो जैसे जैसे हम एंगल क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, उसका रिजल्टेंट क्या हो जाता होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे एंगल छोटा होगा तो रिजल्टेंट भी हमारे पास बड़ा होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास मैक्सिमम जो रिजल्ट है वेक्टर्स का वो हमें कैसे मिल सकता है? जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो दो वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तब हमें हमारे पास वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलता है। वो उस पर उस सलामकुम। वक्त एंगल हमारे पास कितना होता है? 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री पे हमारे पास जो है ना वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलता है। और अगर हम एंगल 180 डिग्री काट दें तो फिर हमारे पास आंसर -1 में चला जाता है। तो यानी कि जैसे जब अब हमने एंगल 180 किया तो एंगल क्या हो गया? बहुत मैक्सिमम हो गया। लेकिन हमारे पास आंसर क्या आ गया? -1। और जब एंगल हमारे पास 0 होता है तब हमारे पास आंसर क्या आता है? +1। तो यानी कि जैसे जैसे हमारे पास एंगल कम होता है तो हमें रिजल्टेंट मैक्सिमम मिलता है। जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ाते चले जाते हैं तो हमें रिजल्टेंट कम मिलता है। क्या रिपीट करूं इस क्वेश्चन को? द रिजल्टेंट ऑफ 8 and 2 कैन नेवर बी। चलिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन है कि द रिजल्टेंट ऑफ 8 न्यूटन एंड 10 न्यूटन कैन नेवर बी। वो कहता है 8 और 10 न्यूटन का जो रिजल्टेंट है वो नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि इसके लिए आपने क्या करनी है? इसके लिए आपने रेंज मालूम करनी है। तो रेंज हमारे पास एक मिनिमम और मैक्सिमम होती है। 8 तो को 10 से हमने क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 2। फिर हमने 8 को 10 से ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 18। तो मिनिमम हमारे पास आंसर 2 आएगा और मैक्सिमम हमारे पास आंसर 18 आएगा।
तो ना 2 से 1 आंसर, 2 से कम आंसर नहीं हो सकता इस केस में, और 18 से ज्यादा आंसर नहीं हो सकता इस केस में। तो मैंने ये बताया कि जब आप सिंपल अलजबरा करते हैं तो 8 + 10 का आंसर हमेशा 18 आएगा, ना 17 हो सकता है, ना 16 हो सकता है। लेकिन जब आप वेक्टर्स की दुनिया में आती हैं तो 8 + 10 का आंसर 2 भी हो सकता है, 8 + 10 का आंसर 3 भी हो सकता है। तो 8 + 10 का आंसर 2 से लेकर 18 तक कुछ भी हो सकता है। राज साहब की हाल ने टैट हो ले आ वे ले लिफ्ट करानी तू है भाई माइक अपना म्यूट कर लें काइंडली। मैंने म्यूट सब क्यों कर दिया? तो अब ऐसा क्यों होता है कि जब हम 8 + 10 करें तो हमारे पास आंसर 2 आएगा, 8 + 10 है तो हमारे पास आंसर 3 आएगा, 8 + 10 करें तो हमारे पास आंसर 4 आएगा। ये रीजन होती है डायरेक्शन, एंगल पे। इसलिए तो इनका नाम दिया गया वेक्टर्स, क्योंकि इनके जो इनका जो आंसर है वो एंगल्स पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें मैक्सिमम रिजल्ट कब मिलना है? जब हमारे पास एंगल कम होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जब हम 8 + 10 को हम ऐड करें तो हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा 18 पे। तो यानी कि इस वक्त हमारे पास एंगल क्या होना चाहिए? मिनिमम एंगल होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि जब 8 और 10 के दरमियान मिनिमम एंगल होगा तब हमारे पास आंसर क्या आएगा? 18 आएगा। और मिनिमम एंगल 0 से कम नहीं हो सकता। और जब आप आंसर 18, 8 + 10 का आंसर अगर हमारे पास 2 आता है तो ये सबसे लोएस्ट आंसर है, सबसे मिनिमम है। तो सबसे मिनिमम आंसर हमारे पास हाईएस्ट एंगल पे आएगा। तो ये हमारा सेकंड एमसीक्यू है। फिर हमारे पास डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है। 2 डायमेंशनल वेक्टर में डायरेक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल एंगल। 2 डायमेंशन में हम क्या करते हैं? सिंगल एंगल हम लेते हैं, और ये एंगल हमेशा क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, आपने ध्यान रखना है। और ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ हमने लिया, और एंगल क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हमारे पास 3 डायमेंशन आ जाती है तब हम 3 एंगल्स यूज करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या बताती है? लाइन, अगर ये हमारे पास जब हम इसको ग्राफ पे हमने क्या करना है? प्लॉट करना है। ये एरो लिखा होगा, या ये हमारे पास ग्राफिकल मेथड है एरो वाला। तो ये जो लेंथ है एरो की, ये हमें क्या बताती है? मैग्नीट्यूड। और ये जो एरो है ये हमें क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। तो जब भी हम वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास जो लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड बताएगी, और जो हमारे पास एरो होगा वो हमें डायरेक्शन बताएगा। तो आप दोनों के दरमियान डिफरेंस को देख लेते हैं। स्केलर्स और वेक्टर्स के दरमियान क्या डिफरेंस होता है? These required magnitude only, but some scalar quantities may have direction, but they don't obey vector calculus, so they are called scalars। अब वो कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनके डायरेक्शन होती है? वो हमारे पास करंट होता है, वो हमारे पास प्रेशर होता है। तो वो वेक्टर्स नहीं होते लेकिन उनके पास डायरेक्शन होती है। तो हम उनको वेक्टर्स क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वो वेक्टर्स लॉ को ओबे नहीं करते। तो वेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं? जिनकी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। फिर दूसरा है कि जो स्केलर्स होते हैं वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो सिंपल अलजबरा होता है अरिथमेटिक, उसको फॉलो करती हैं। लेकिन जो वेक्टर्स होती हैं वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्राफिकली मेथड या इस्तेमाल करती हैं या फिर वेक्टर कैलकुलस इस्तेमाल करती हैं। जो स्केलर्स हैं उनको डिवाइड किया जा सकता है लेकिन वेक्टर्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेक्टर्स के पास डायरेक्शन होती है। अब अगर एक वेक्टर की डायरेक्शन ईस्ट है और एक वेक्टर की डायरेक्शन वेस्ट है, तो आप डायरेक्शन को कैसे डिवाइड करेंगे? यानी कि ईस्ट को वेस्ट पे कैसे डिवाइड करेंगे? ये इम्पॉसिबल है। तो लिहाजा वेक्टर्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता। वेक्टर्स को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है: वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो उनको रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड हैं, बोल्ड फेस लेटर या एरो लेटर ऑन हेड। ये बेसिक्स हैं, तो ये आपको आती हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। नंबर ऑफ
नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, नंबर ऑफ एंगल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन 3D। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ कार्टेशियन स्पेस हमारे पास कितने एंगल होने तो होती हैं 3, स्फेरिकल स्पेस में हमारे पास 2 एंगल्स होती हैं। तो ये हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपने बीएस में पढ़ा होगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन हमारे पास 3 एंगल्स होती हैं, स्फेरिकल में हमारे पास 2 एंगल्स होती है और सिलेंड्रिकल में हमारे पास 1 एंगल होता है। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कार्टेशियन में कितने एंगल होंगे, तो कार्टेशियन हमारे पास 3 एंगल्स को हम यूज करते हैं जो एक्स वाई जी के साथ एंगल बनते हैं 3 डायमेंशन में, अल्फा, बीटा और गैमा। और जो स्फेरिकल में क्या होता है हमारे पास आर, थीटा, फाई होता है। आर हमारे पास एंगल तो ना होगा, तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास स्फेरिकल में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास थीटा होती है और हमारे पास फाई एंगल होता है, थीटा और फाई। और जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या होता है आर, फाई, जी। तो ना ही तो आर एंगल है ना ही जी एंगल है, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एंगल क्या होगा, फाई होगा। तो यानी कि सिलेंड्रिकल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फाई एंगल होता है, स्फेरिकल में हमारे पास थीटा और फाई दोनों होती हैं, और कार्टेशियन में हमारे पास अल्फा, बीटा, गैमा वो एंगल, तीनों एंगल हमारे पास होती हैं जो एक्स, वाई, जी के साथ हम बनाते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, अल्फा, बीटा और गामा। तो ये एमसीक्यू आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्फेरिकल में नंबर्स एंगल कितने होंगे 2 और सिलेंड्रिकल में हमारे पास एंगल 1 होगा। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो बाद में सुन लीजिएगा, अब मैं काफी आगे निकल चुका हूँ। अब हमारे पास है एक वेक्टर, हमारे पास उसका ये वेक्टर है और बी वेक्टर है, देन ए एंड बी आर। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास हमने बताना है कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या एंटी पैरेलल है या इक्वल है। तो आपने शॉर्टकट से जाना है, शॉर्टकट के हमारे पास ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है। तो आपने क्या करना है, अगर कोई आपने कॉमन लेने से या कोई चीज कॉमन लेने से दूसरे वेक्टर में, यानी कि दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है, तो इस वेक्टर में आप कोई चीज कॉमन लें, कॉमन लेने से अगर हमारे पास जो बाकी बच जाता है वो हमारे पास वेक्टर ए बाकी दूसरा वेक्टर बच जाए, उसको फिर हम बोलेंगे एंटी पैरेलल। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं कि ये हमारे पास एक वेक्टर है, इसमें से आपने कुछ कोई ना कोई चीज कॉमन ले, तो जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में जो चीज बचेगी वो क्या बननी चाहिए, वो पहला वेक्टर बनना चाहिए। तो आप देख लें ये हमारे पास वेक्टर बी है, तो हमने क्या लिया, यहाँ से माइनस को कॉमन लिया, तो 2i हमारे पास क्या हो गया प्लस का, 3 हमारे पास हो गया माइनस का, और k हमारे पास ये माइनस का, तो ये हमारे पास प्लस हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या चीज ली है, कॉमन माइनस कॉमन लिया है। तो अब देख लें ये 2i माइनस 3j प्लस 4k ये हमारे पास वेक्टर a बन जाता है। तो इसकी जगह पर हम वेक्टर a लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब प्रूव हो गया कि जो वेक्टर b और वेक्टर a ये जो दोनों आपस में एंटी पैरेलल हैं। तो यानी कि आपको लंबी चौड़ी कैलकुलेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है कि आप इनको डॉट प्रोडक्ट लें, वहां से आप एंगल मालूम करें कि कितना एंगल आता है। तो ये देखिए पेपर में जो पीपीएससी का आप देखिए ये जिसको ये ट्रिक आती होगी उसने 5 सेकंड के अंदर उसका आंसर लगा देना है। जिसको ये ट्रिक नहीं आती होगी उसने क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है और फिर उसका एंगल मालूम करना है, तो उसके बहुत सारा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाना है। तो बेसिकली पीपीएससी में सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट्स ही हैं, ट्रिक्स हैं, जिनको आप अगर पिक कर लेंगे तो आपका पेपर में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अब देखिए अगर 2 वेक्टर्स एंटी पैरेलल है तो हमारे पास माइनस आएगा, अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर आता है तो फिर हमारे पास वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे, यानी कि पैरेलल आपको नजर ही आ जाएगा कि दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। कि यानी ये भी वेक्टर जो 2i माइनस 3j प्लस 4k, बी भी वेक्टर वही होगा 2i माइनस 3j प्लस 4k, यानी नहीं कि जब दोनों वेक्टर सेम हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है और ये भी प्लस है। अगर इस तरह क्वेश्चन होता है कि 2i माइनस 3j प्लस 4k, क्योंकि दोनों वेक्टर्स जब सेम हो तब हमारे पास एंगल क्या होगा, 0 होगा, और 0 का मतलब है तब हमारे पास पैरेलल होंगे। When will 2 vectors be equal? वेक्टर्स आप देखें, वेक्टर्स के पास 2 चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है।
तो अगर हमने देखना है कि ये वेक्टर्स कब इक्वल होंगे तो हमने क्या करना है, दो कंडीशन होती है, क्योंकि वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड होती है और दूसरी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो इसकी फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड है वेक्टर की 5 मीटर, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन है ईस्ट कह लें, इसकी डायरेक्शन है ईस्ट। तो वेक्टर बी तब इक्वल होगा जब इसकी भी मैग्नीट्यूड 5 होगी और डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट होगी। अगर इसकी मैग्नीट्यूड 5 है लेकिन इसकी डायरेक्शन वेस्ट है, तो चूंकि डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई तो लिहाजा फिर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। इक्वल होने के लिए दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है कि मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। क्या बाकियों की भी आवाज मेरी सही नहीं आ रही? बाकी चैट बॉक्स में बता के क्या बाकियों की आवाज मेरी सही नहीं आ रही? अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि दो पैरेलल वेक्टर्स का इक्वल हो सकते हैं। सैरिश आपका मसला है वॉइस का, इंटरनेट का, सही आवाज आ रही है। अब देखिए ये हमारे पास वेक्टर ए है, ठीक है, और एक हमारे पास ये वेक्टर बी है। तो पैरेलल में हम क्या देखते हैं, पैरेलल में हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को, कि इसकी भी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो है वो सेम नहीं है। इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है और बी की मैग्नीट्यूड कम है, तो लिहाजा ये पैरेलल तो हैं लेकिन ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है। पैरेलल वेक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ हम डायरेक्शन को देखते हैं, मैग्नीट्यूड को हम नहीं देखते। अब देख लें यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड कम और इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, लेकिन ये पैरेलल तो हैं लेकिन ये वेक्टर्स इक्वल नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड इसकी सेम होती और डायरेक्शन सेम होती फिर जाके इन दोनों ने इक्वल होना था। क्लियर है? जवाब आपने सवाल पूछे, आप बताएं क्लियर है, फिर मैं आगे चलता हूं। नेक्स्ट है फिर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, के वेक्टर्स को हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर्स को अब देखिए ये हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर्स को और स्केलर्स को ऐड नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन वेक्टर्स और स्केलर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये आपके एफएसए की बुक में ये क्वेश्चन भी है कि स्केलर वेक्टर को ऐड क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों की जो नेचर है वो डिफरेंट है। यहाँ पर डायरेक्शन की जरूरत होती है, यहाँ पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दोनों की नेचर डिफरेंट है, तो लिहाजा ये ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, लेकिन मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जितना, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास वेक्टर है तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, डबल हो जाएगी। पहले इसकी मैग्नीट्यूड कितनी थी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल पहले इसकी मैग्नीट्यूड थी 2 मीटर है, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 6 होगी, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, डबल होगी। अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें फिर दो चीजें होंगी, यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड 2 है, तो जब हमने इसको -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये इसकी मैग्नीट्यूड भी 2 टाइम्स होगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी। तो जब नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई करते तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, और जब पॉजिटिव नंबर से करते तो डायरेक्शन सेम रहती है। तो ये एग्जांपल्स है मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर। मैथ्स हमारे पास स्केलर होता है, वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर होती है, तो इसका आंसर हमारे पास हमेशा वेक्टर आएगा। ये भी वाइवा में पूछा जा सकता है कि जब हम स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा हमारे पास वेक्टर आएगा, स्केलर नहीं आएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें कि वेक्टर्स की दुनिया में सब्ट्रैक्शन नहीं एग्जिस्ट करती। जब हम सब्ट्रैक्शन का वर्ड यूज करते हैं तो इन रियलिटी हम क्या कर रहे होती हैं, उस वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर से ऐड कर रहे होते हैं। ये देख लें, अब देखिए x - 5 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तब तक नहीं कर सकते जब हम क्या करें, y का नेगेटिव वेक्टर नहीं लेंगे। तो पहले हमने क्या करना है, y का नेगेटिव वेक्टर लेना है, तो वो ये ले लिया, फिर उस नेगेटिव वेक्टर को हमने क्या करना है, x में ऐड कर देना है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इन रियलिटी क्या है कि एक वेक्टर है और दूसरे नेगेटिव वेक्टर की एडिशन है, ठीक है। तो ये आपसे इंटरव्यू में पूछें कि जी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पॉसिबल है या नहीं, तो आपने बोलना है कि वेक्टर की दुनिया में सब्ट्रैक्शन चीज एग्जिस्ट नहीं करती। आप अगर सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो वो भी इन रियलिटी क्या होती है, एडिशन ही होती है, लेकिन वो नेगेटिव वेक्टर की एडिशन होती है। तो इसलिए फिर हम माइनस प्लस को हम लिख देते हैं माइनस, देखिए ये आपने कंसेप्ट आपने ध्यान रखना है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स,
तो एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए हमारे पास कुछ मेथड है, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर। तो ये हमारे पास एक वेक्टर x है और ये हमारे पास एक वेक्टर y है। तो अब हमने देखे नाम से क्या जाहिर है, पैरेललोग्राम, तो हमने इनको पैरेललोग्राम बनाना है। तो ये वेक्टर की जिस तरह डायरेक्शन है आपने सेम इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पे शिफ्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि रूल है कि सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से मिलाना है। तो ये जो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में है सेम उठा के आपने इसको यहाँ पे रख दिया। तो ये हमारे पास फिर क्या बन गया, x प्लस वाई बन गया, x प्लस वाई बन गया। तो अब अगर हम y माइनस एक्स करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर y माइनस एक्स करना चाहते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, आपने x को उठा के यहाँ पर आपने ले आना है। सॉरी, x माइनस वाई नहीं बल्कि y प्लस एक्स है, दोनों ही ऐड हो रही हैं। तो ये जो वाला आंसर है ये x प्लस वाई है और ये हमारे पास y प्लस एक्स है। तो y प्लस एक्स करने के लिए आपने क्या करना है, x को उठाकर आपने यहाँ पे ले जाना है, और अगर x प्लस वाई करना है तो y को उठाकर आपने यहाँ पे ले जाना है। तो आप देख सकते हैं ये पैरेललोग्राम बन गई है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पैरेललोग्राम से कितने वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ 2 वेक्टर्स को ही ऐड किया जा सकता है। 3 वेक्टर्स अगर हमारे पास हो तो हम पैरेललोग्राम यूज नहीं कर सकते। इसकी रीजन ये है कि हमने पैरेललोग्राम बनानी होती है। तो जब हमने इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करनी, इसको उठा के यहाँ पे लाना है या इसको उठा के यहाँ पे ले जाए, तो तीसरा वेक्टर होगा उसको हम यहाँ पर कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, वो एडजस्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए पैरेललोग्राम से सिर्फ हम 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, तो दोनों का रिजल्टेंट हमें इक्वल होगा, x प्लस वाई और y प्लस एक्स ये इक्वल होंगे। तो यहाँ से एक ये एमसीक्यू में मिल गया कि जो वेक्टर एडिशन होती है वो हमारे पास कम्यूटेटिव होती है। कम्यूटेटिव का मतलब है अगर आप उनका सीक्वेंस चेंज कर दें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 प्लस 4 है, तो अगर हम 4 प्लस 5 कर दें तो आंसर तो 9 ही रहना है, आंसर ने चेंज नहीं होना। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव। तो वेक्टर्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो 3 ही हो सकते, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन अगर ये वर्ड काट दें रेक्टेंगुलर का, अगर पेपर में रेक्टेंगुलर का वर्ड खत्म हो जाए, ये आंसर आ जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, यानी कि रेक्टेंगुलर का वर्ड यूज ना हो, उसका फिर आंसर होगा इनफाइनाइट। तो वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट तो हो सकती हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ 3 हो सकती हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की कंडीशन ये है कि एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए तीनों के दरमियान। तो इसलिए इनके दरमियान सिर्फ और सिर्फ 3 वेक्टर्स ही हो सकते हैं रेक्टेंगुलर। लेकिन अगर कंपोनेंट हो जाए तो वो आप एक वेक्टर के जितने मर्जी बना लें, वो हमारे पास इनफाइनाइट कंपोनेंट्स होंगे। ये हमारे पास वेक्टर है ना, तो मैं इसके कंपोनेंट्स बनाना चाहूंगा। तो कंपोनेंट्स मैं इसके जितने मर्जी बना लूँ, वो मेरे पे, क्योंकि कंपोनेंट कुछ भी हो सकते हैं, तो मैं इसके जितने मर्जी कंपोनेंट बना सकता हूँ। मतलब इनफाइनाइट मैं एक वेक्टर के कंपोनेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं आपसे बोलूँ कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ करो, तब आप सिर्फ और सिर्फ 3 कंपोनेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, तब ज्यादा कंपोनेंट्स ड्रॉ नहीं हो सकते। क्योंकि रेक्टेंगुलर की कंडीशन ये है कि एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ही बन सकती हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी स्पेस है नहीं, फिजिकल स्पेस है, कि जहाँ पर 90 डिग्री एंगल हो और कंपोनेंट्स इनफाइनाइट बन सके। तो फिजिकल स्पेस हमारे पास 3 डायमेंशनल है, तो इसलिए वहां पर तो तीनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है। तो इसलिए इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 3 हो सकते हैं, लेकिन कंपोनेंट्स वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। समझ लगी? तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अगर पेपर में कंपोनेंट आए तो आपने इनफाइनाइट पे टिक करना है, अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आए तो आपने 3 पे टिक करना है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जाहिर है मिनिमम कितने होंगे, वो जाहिर है द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू, हमने बताना है कि ये इसका वेक्टर का परपेंडिकुलर ये किसकी है।
तो अब देखिए हमारे पास ये 9 आई है और ये हमारे पास 4j है, ठीक है। ये हमारे पास 9 आई है और ये हमारे पास 4j है। तो हमने इसका बताना है कि द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू, तो आई जे का परपेंडिकुलर क्या होता है, आई जे का परपेंडिकुलर के हो सकता है, ठीक है। अगर इस पे आ जाएं, आई माइनस जे का परपेंडिकुलर आई प्लस जे नहीं हो सकते, या आई परपेंडिकुलर इसका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आई मौजूद है। इसी तरह सी ऑप्शन में आई माइनस जे ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर आई माइनस जे मौजूद है। तो आपने पढ़ा कि आई क्रॉस जे का आंसर क्या आता है, के आता है। तो इसका इजी वे यही है कि आई और जे है तो यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, के, और वो यहाँ पर आ रहा है, तो इसलिए आपने इस पे टिक करना है। अगर हमारे पास आंसर होता यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर अगर आई की जगह हमारे पास जे होता और यहाँ पर जे की जगह पर के होता तो फिर आपसे परपेंडिकुलर पूछा जाता, फिर उसका आंसर होना था आई यूनिट वेक्टर, ठीक है। क्योंकि जब आप ऐड करती हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो तीसरा जो रिजल्टेंट आता है वो भी क्या होता है, वो पहले दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर ही होता है। डॉट प्रोडक्ट अगर आप पेपर में करेंगे ना उसमें बहुत बड़ा टाइम लग जाता है, तो आपने डॉट प्रोडक्ट की कोशिश यही करनी है आप कम से कम उस चीज़ों को रहें। तो अब जरा जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे अगर आंसर 0 आता है तब आप बोलेंगे कि ये दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब देखिए पेपर में ये 4 एमसीक्यू 4 ऑप्शन हैं, तो चारों को आप अगर इन दोनों से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना है। तो इसका शॉर्टकट यही है कि आपसे पूछा गया कि परपेंडिकुलर कौन सा है, तो आई जे का परपेंडिकुलर आई और जे तो नहीं हो सकते, आई और जे का परपेंडिकुलर आई तो नहीं हो सकता, आई और जे का परपेंडिकुलर आई माइनस जे नहीं हो सकते। आई जे का परपेंडिकुलर क्या होगा, उससे अगला यूनिट वेक्टर होगा और वो यूनिट वेक्टर कौन सा है, के यूनिट वेक्टर है। तो ये शॉर्टकट है, तो इसको आपने वो स्केलर प्रोडक्ट में आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। ये सिंगल वेक्टर की जब भी आपसे पूछा जाए तो आपने यूनिट वेक्टर्स को देखना है, और अगर आई जी है तो के होगा, अगर जे की है तो आई होगा, और अगर इससे रिवर्स हो जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास जे होता, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आई होता, तो जे और आई का परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होना था, माइनस के होना था, ठीक है। तो फिर हमारे पास यहाँ पर अगर यहाँ पर -13 के होना था तो फिर हमने इस पे टिक करना था। तो ये आपने ऑर्डर याद रखना है। स्टेट ऑर्डर हो तो फिर आपने उससे अगले पे जाना है, अगर रिवर्स ऑर्डर तो फिर आपने साथ में माइनस भी लगाना है। तो 8 मिनट रह गए मीटिंग में, तो इसके बाद 4-5 मिनट के बाद इसके बाद सेकंड सेशन में वो आपका लिंक भेज दूंगा, क्योंकि वीडियो जब ये लेक्चर खत्म होना है तो वो वीडियो की रिकॉर्डिंग होती है तो 4-5 मिनट उसमें लग जाती हैं, तो फिर नए स्टार्ट करने में तो यानी कि जो सेकंड हमारी मीटिंग होगी वो 4 से 5 मिनट के अंदर दोबारा होगी। तो आपने कहीं जाना नहीं है तो सेकंड लेक्चर होगा हमारा। तो पहले अभी जो पहले हमसे क्यों हमने पढ़ा तो वहां पे थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हमारे पास आ गया है वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो ये वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ये हमारे पास ये कब इक्वल होंगे, वो कहता है कि अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, ये पहले तो ये आप एमसीक्यू क्लियर कर लें कि ये दोनों जब इक्वल होते हैं तब एंगल कितना होता है, 45 डिग्री होता है। क्योंकि डॉट और क्रॉस यानी कि साइन और कॉस किस एंगल पे इक्वल होती हैं, 45 डिग्री पे इक्वल होती हैं, और इनकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 का स्क्वायर रूट। बाकी किसी एंगल पे साइन और कॉस इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो यानी कि अब हमें यहां से पता चल गया कि एंगल हमारे पास कितना है, 45 डिग्री है हमारे पास। तो अब हमने मालूम क्या करना है, ए वेक्टर बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम करनी है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला ए का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर डालना है वेक्टर नहीं डालना, प्लस बी का स्क्वायर फिर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो थीटा हमारे पास कितना है, थीटा हमारे पास है 45, 1/45 डिग्री है, तो 45 का आंसर हमारे पास क्या आता है, 1/2 का स्क्वायर रूट है।
तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो आप जानते हैं कि जब नीचे स्क्वायर रूट हो और दोनों का डिजिट सेम हो तो ये स्क्वायर रूट क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये फिर ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा 2 का स्क्वायर रूट ए बी। यहाँ पर ए का स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो cos अपने करना cos 45 डिग्री। तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2ab डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे ए बी भी लिख लें अगर आप कंफ्यूज ना हो तो यहाँ पर ए और बी। तो आप जानते हैं कि जब स्क्वायर रूट नीचे हो तो वो क्या चलाता है कि वो ऊपर चला जाता है। तो जब ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा। अब 5 मिनट्स रह गए हैं, तो आपने कोई क्वेश्चन है वो आप पूछ सकती हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो वो कंप्लीट नहीं होना। चलिए मैं यही बता देने का, पोजीशन वेक्टर का आपको पता है कि वेक्टर की पोजीशन के बारे में बताता है। 2 डायमेंशन में हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स का हमें जरूरत होगी और 3 डायमेंशन हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। तो मैग्नीट्यूड मालूम करना यही फार्मूला है कि अगर 2 कोऑर्डिनेट्स हैं तो दोनों का स्क्वायर ले लें और उनको ऐड कर दें। रिजल्टेंट वेक्टर आपको पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर हैज द सेम इफेक्ट कि आर हमें वही इफेक्ट देगा जो ए और बी मिल के हमें देंगे। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हमें आर से मिलता है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो फार्मूला हमारे पास है आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ये फार्मूला आपने याद रखना है। कोई भी वेक्टर्स दो को अगर ऐड हो रही हैं तो उनके दरमियान आपने वो मालूम करना, तो ये उसका रिजल्टेंट वेक्टर का जनरल फार्मूला है। इसको आपने फिंगर टिप्स पे याद रखना है। अगर हमारे पास एंगल 0 तो फिर हमारे पास रिजल्टेंट जो हमें मैक्सिमम मिलता है। सबसे पहले मैंने लेक्चर के बाद ये की है कि जो एंगल होता है रिजल्टेंट होता है वो एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा और एंगल हमारे पास 0 डिग्री होता है। जब हम एंगल 180 पे कर दे तो हमें मिनिमम रिजल्टेंट मिलता है। तो ये MCQ भी आ सकता है कि मैक्सिमम रिजल्ट हमें एडिशन में कब मिलेगा, 0 पे, और मिनिमम कब मिलेगा, 180 पे। और 90 पे फिर हमें क्या होगा, cos 91 होता है। तो फिर हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास फिर बन जाता है a प्लस बी होल का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में काटे जाते हैं, तो फिर हमारे पास a, तो ये हमारे पास बन जाता है जब हम cos 90 को पुट करें और ऊपर साथ में स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे तो ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आता, ठीक है। और ये हमारे पास a प्लस बी ही आता है। और अगर हमारे पास cos 60 हो तो फिर हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। तो ये जो एक्सप्रेशन आप इनको जुबानी याद करना है, ये पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 होता है, आई थिंक सो, या 1/, नहीं, cos 60 की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से फिर क्या करेगा, कट जाता है, पीछे क्या बच जाता है, ए और बी। नल वेक्टर हमारे पास क्या होता है, अगर 2 वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमारे पास नल वेक्टर आता है। उसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है और उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो सकती है, यानी कि उसकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। तो ये हमारे पास नल वेक्टर को, जब हम एक वेक्टर और उसी के नेगेटिव वेक्टर को हम ऐड करें तो हमें नल वेक्टर मिलता है। वी कैन नॉट ऐड 0 इन अ नल वेक्टर, ये भी आपके FSC के बुक में है कि 0 नल वेक्टर को आप ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की जो नेचर है वो डिफरेंट है। नल वेक्टर एग्जांपल, नल वेक्टर में तभी मिलेगा जब आप एक वेक्टर है उसी के नेगेटिव वेक्टर को जब आप ऐड करेंगे तो हमें हमेशा नल वेक्टर मिलता है। तो ये इसके एग्जांपल है कि ये हमारे पास वेक्टर, आपने उसी वेक्टर को क्या किया, नाला उसकी मैग्नीट्यूड को नेगेटिव वेक्टर को ऐड किया तो हमें नल वेक्टर मिल गया। या आप कह सकते हैं अगर 2 हमारे पास वेक्टर हो, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो, कि यानी कि हमारे पास ये एक वेक्टर है और ये एक हमारे पास इसका नेगेटिव वेक्टर है। तो जब नेगेटिव वेक्टर है हमारे पास, दोनों की अगर मैग्नीट्यूड सेम होगी तो तब भी हमें क्या मिलेगा, तब भी हमें नल वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो नल वेक्टर की डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, उसकी कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होती। इफ थीटा इज इक्वल टू 120, अगर थीटा 120 के इक्वल होगा तो जो वेक्टर्स हम ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर थीटा 120 है ना, तो 5, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड है 5, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी है 5, तो दोनों का आंसर भी क्या आएगा, 5। यानी कि रिजल्टेंट जो हमारा आता है
वो इंडिविजुअल वेक्टर एक इंडिविजुअल वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल आता है। इसकी फिजिकल एग्जांपल वेक्टर्स, आपने फिजिकली वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि आप उनको देख नहीं सकते कि जब आप वो एक बॉडी मूव कर रही है तो अब आप उसमें डायरेक्शन ऐड कर दें तो वो हमारे पास वेलोसिटी बन जाती है। जब आप फोर्स लगा रही हो तब हमारे पास वो बन जाती है, वो हमारे पास वेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मीटिंग एंड हो गई है, तो 4-5 मिनट के बाद फिर नेक्स्ट मीटिंग हम ज्वाइन करते हैं। जो आपके मजीद क्वेश्चन हो फिर अगली मीटिंग में हम डिस्कस करते हैं।